हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलो बच्चों, अपने आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ लेटिन वर्ब्स, यानी कि हम लोग कुछ फॉरेन वर्ड्स पढ़ रहे थे। कुछ फॉरेन वर्ड्स हम पढ़ चुके थे और कुछ हमें आज के चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फॉरेन वर्ड्स के अंदर जो आज हमें फर्स्ट वर्ड पढ़ना है दैट इज एस्प्रिट डे कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स होता है जब आप एकता की भावना से कुछ करते हैं, यानी कि आप यूनिटी में रहकर कुछ करते हैं। जैसे कि द एनिमेटिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, लाइक किसी रेजिमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, गुट बनाकर रहते हैं, यानी कि अपना आपस में एक झुंड बनाकर एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। जिससे हमारे आर्मी फोर्सेज होते हैं वो ट्रुप, यानी कि अपनी एक टुकड़ी के साथ रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एस्प्रिट डी कॉर्प्स, यानी कि साथ निभाने की भावना के साथ आप एक दूसरे के साथ आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एटसेट्रा। ये हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, इसके लिए तो हम प्रो प्लेयर हैं। यानी कि हम बचपन से ETC को लिखने में मज़ा आता है ना, एटसेट्रा पूरा नहीं लिखते, दिस 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 एंड एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ इसके अंदर है, यानी कि एंड द रेस्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूरेका। यूरेका का मतलब होता है जब आप कोई नई इन्वेंशन करते हैं, नई डिस्कवरी करते हैं, तो उस टाइम पर आप वर्ड यूज़ करते हैं यूरेका, यानी कि आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, कोई नया तरीका मिल गया, क्या मिल गया, यानी कि कुछ नया इन्वेंशन आपने किया है, तो दैट इज यूरेका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पुराना ऑफिस। एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब ये होता है कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं ड्यू टू योर पोजीशन, ड्यू टू योर ऑफिस या ड्यू टू योर स्टेटस। मतलब आप एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करते हैं, इसी की वजह से आपको अपने उस ऑफिस की वजह से कोई और पावर मिल रही है। यानी कि आपके पास कोई ऑफिस है, उस ऑफिस की वजह से आपको अगर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो क्या है, एक्स ऑफिशियो बेनिफिट्स है। जस्ट बिकॉज यू आर एन ऑफिसर तो यू हैव ड्राइव दिस बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कि अपने ऑफिस की वजह से जो बेनिफिट ड्राइव हो रहा है वो बेनिफिट्स कैसे हैं, एक्स ऑफिशियो बेनिफिट्स, किसी पर्टिकुलर पोजीशंस की वजह से किसी बेनिफिट्स का मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज बिल्कुल वही मतलब है जो हम समझते हैं, यानी कि किसी का पर्दाफाश कर देना या फिर मीडिया में कुछ रिवील कर देना जो कि पहले नहीं पता था। ठीक है, अ रिपोर्ट इन द मीडिया दैट रिवील समथिंग डिसक्रेडिटेबल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो किसी का मतलब क्रेडिट छीन ले या फिर किसी का पर्दाफाश कर दे मीडिया के अंदर जाके, या पब्लिकली किसी को किसी के कामों को उजागर करना, या फिर किसी ने ऐसा कुछ काम किया था जो वो छुपा कर बैठा था, उसको आपने पब्लिक के सामने ला दिया, तो दैट इज एक्सपोज करना उसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब काम के हो जाने के बाद अगर आपने कोई रूल बनाया और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आप कोई काम कर चुके हो, ठीक है, अब वो क्राइम था, अब क्राइम तो उसमें इंक्लूड नहीं था ना उस टाइम पर, लेकिन आपको लगता है कि ये क्राइम इंक्लूड करने वाला था या फिर ये पर्टिकुलर काम पिछले तारीख से ही इन्फोर्स हो जाना चाहिए था, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो आज काम किया है उसको आपने आज से नहीं पिछली किसी तारीख से क्या कर दिया, आपने उसको इफेक्ट के अंदर ला दिया। फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर बैठे हैं, 25 मई डेट है आज की, लेकिन हम बोलते हैं कि 25 मई नहीं, हमें ये क्लासेस जो हमने स्टार्ट की थी तो हम लोग 7th में से ही ये रूल दोबारा लगाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है रेगुलर बेसिस पे क्लास लगाएगा और नोटबुक्स प्रिपेयर करेगा। और इसको हमने आज से नहीं, हमने बोला विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तब से आपको नोटबुक बनानी है। तो आपके ऊपर तो कंपल्शन आ गई ना कि अब से नहीं, आपको पिछले 7th में से अब तक जो स्टार्ट हुआ है तब से ही आपको अपनी क्या बनानी है, नोटबुक्स क्रिएट करनी है। तो जो मैंने आपके ऊपर कंडीशंस लगाई वो कैसी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि पिछले समय से आती हुई कंडीशंस है जो पहले से ही आपके ऊपर लागू कर दी गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फेट एकम्प्ली। फेट एकम्प्ली मतलब जो कंप्लीट हो चुका है काम, जिसको आप अकम्प्लिश कर चुके हैं, यानी कि थिंग ऑलरेडी डन या फिर अकम्प्लिश्ड फैक्ट, उसको आप बोलोगे फेट एकम्प्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉक्सपस। फॉक्सपस इज मतलब आपने ऐसा कुछ काम किया सोसाइटी के अंदर जो आपको नहीं करना चाहिए था, यानी कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप पीछे हटे या फिर आपने सोसाइटी में जाकर कुछ मिसबिहेव किया, तो उस मिसबिहेवियर को बोला जाएगा फॉक्सपस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गौचे। गौचे का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि ऑकवर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, यानी कि जिसके मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है जिसको, उसके लिए आप गौचे बोलेंगे। इसको लर्न करने के लिए आप उसे घोचू भी पढ़ सकते हैं। तो घोचू मतलब जो जिसमें मैनर्स नहीं है, इल मैनर्ड जो इंसान है उसको आप घोचू या गौचे कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी दैट इज गाउचे, और अगर लर्न करने के लिए बोल रहे हो तो आप घोचू भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हॉय प्लॉय।
होएप्लॉय मतलब आम आदमी, कॉमन पीपल, उसके लिए यूज होता है होएप्लॉय, जर्मन लैंग्वेज है कि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पैसे। एम्पैसे इज मतलब जिस पे बात करना इम्पॉसिबल हो जाए, यानी कि एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया आपने। अगेन ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये भी आपका कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत यूज होता है एम्पैसे जो वर्ड है। इसमें क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप आर्ग्यूमेंट्स में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ चुके हैं कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को देखकर आप बात नहीं करते हो। जब बात नहीं करते तो कोई तरीका नहीं निकलेगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का। तो जब इस सिचुएशंस में आप पहुंच जाते हो तो उसे बोलता है डेडलॉक, यानी कि मरे भी उसका मुंह नहीं देखना, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पर कुछ बातचीत करी जा सके या बातचीत करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके। तो आपने क्या क्रिएट कर दिया वहां पर, एम्पैसे या फिर डेडलॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एक्सटेंशियो। इन एक्सटेंशियो मतलब आपको फुल कंप्लीट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, तो आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो डिटेल आपको चाहिए कैसे, इन एक्सटेंशियो, मुझे कंप्लीट डिटेल दो इन एक्सटेंशियो, यानी कि आई वांट द डिटेल्स इन एक्सटेंशियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जनरली हम यूज करते हैं कि किसी की याद में कोई काम जब किया जाता है तो दिस वर्क हैज डन इन मेमोरियम टू, जिसका भी नाम आता होगा आगे उसके लिए। तो इन मेमोरियम मतलब इन मेमोरी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन टोटो। इन टोटो मतलब टोटल, यानी कि कंप्लीटली या फिर होल। द कमिटीज रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड इन टोटो, यानी कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो हमने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ली है। इन टोटल यानी कि एज एन होल एक्सेप्ट कर ली है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन, किसी भी रूल को हमने ऐसे डिनाई नहीं किया है, हम लोगों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे भी कुछ है हमारे पास लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट देखो आप इस्पो फैक्टो। इस्पो फैक्टो मतलब एज पर द फैक्ट, यानी कि बाय दैट वेरी फैक्ट या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ है। इस्पो फैक्टो मतलब एज पर द फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसेस फेयर। लेसेस फेयर मतलब अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि आपके काम में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, दैट इज लेसेस फेयर। जब कोई बोलता है कि मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा तो वो कैसी पॉलिसीज बना रहा है, वो लेसेस फेयर पॉलिसी बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेलाफाइड। मेलाफाइड से पहले सेम वर्ड हमारे पास एक आया था ना, बोनाफाइड। बोनाफाइड का क्या मतलब था, अच्छी भावना के साथ, वैसे ही मेलाफाइड का मतलब है मैली भावना के साथ, यानी कि बैड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेला प्रपोज। मेला प्रपोज मतलब इल टाइम्ड या फिर इनएप्रोप्रिएटली, यानी कि कोई काम जो है आपने समय से नहीं किया या फिर सही तरीकों से नहीं किया, जिन तरीकों से वो काम होना चाहिए था, तो उस काम को बोला जाएगा कि आपने कैसा काम किया है, आपने मेला प्रपोज काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मतलब अकॉर्डिंग टू द मेथड या फिर अकॉर्डिंग टू द मीडियम। आपने कोई काम जो है वो किससे किया है, आपने मीडियम के थ्रू कोई काम किया है, ठीक है। दैट इज मोडस ऑपरेंडी, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुटेटिस मुटेंडिस। मुटेटिस मुटेंडिस का अगर मैं जनरल मीनिंग बोलूँ तो हम इसको बोलते हैं कि एज इट इज, कि कोई काम एज इट इज करना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि विद नेसेसरी चेंजेस रूल्स विल कम इनटू फोर्स मुटेटिस मुटेंडिस, यानी कि कुछ चेंजेस तो होंगे बट उसके अलावा जितने भी रूल्स थे वो एज इट इज आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, कुछ चेंजेस के साथ, बाकी एज इट इज आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं मुटेटिस मुटेंडिस। ये भी अगेन आप कंपनी लॉ के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे मुटेटिस मुटेंडिस वाला जो वर्ड है, तो इसको भी लर्न करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नोब्लेसी ऑब्लाइज। नोब्लेसी ऑब्लाइज मतलब वन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। हम बोलते हैं ना किसी काम को ये तो नोबल कोज है, यानी कि अच्छा काम है, मोरल वैल्यू वाला काम है, या फिर किसी इंसान को बोलते हैं कि तो नोबल पर्सन है, तो वो यहाँ से ही आया है। नोब्लेसी ऑब्लाइज इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है कि वन हु प्रिविलेज या एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सोसाइटी की, दैट इज नोब्लेस ऑब्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट है नोटा बेने। नोटा बेने इज नॉट वेल। नॉट वेल को आप बोल सकते हैं कि टेक नोट्स। आप किसी को बोलते हैं कि इसका इसके नोट्स बना लो, तो आप उसको बोलोगे नोटा बेने, प्लीज प्रिपेयर नोटा बेने फॉर मी फॉर दिस कंसेप्ट या फिर फॉर दिस लेक्चर या फिर फॉर दिस बुक, तो आप उसमें बोल सकते हो टेक नोट की जगह नोटा बेने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस मतलब दूसरों से बेहतर। दूसरों से बेहतर कब, जब आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, यानी कि आप सी सीट के अंदर जितने भी बच्चे हैं आप सब दौड़ रहे हैं एक रेस के अंदर, तो उसके अंदर जो दूसरों से बेहतर होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाएगा पार एक्सीलेंस। वो दूसरों से बेहतर क्यों है, हर एक फील्ड के अंदर बेहतर होगा, नॉलेज वे में, प्रेजेंटेशन वे में, एवरीथिंग, तो उस बंदे को बोला जाएगा पार एक्सीलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परिपासु। परिपासु मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना,
ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस देना मतलब कि जो पहले आए या बाद में आए किसी को भी प्रेफरेंस ना देना, किसी को भी किसी और के वजह से ज़्यादा वेटेज मत देना, सबको एक ही टर्म्स के ऊपर मापना, जैसे कि साइड बाय साइड या फिर इक्वली और इक्विवेलेंट पर से। अगेन जो पेरी पासु वर्ड है आपके कंपनी लॉ में बहुत बार आने वाला है, तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टे रेस्टेंटे। पोस्टे रेस्टेंटे मतलब ये एक पोस्ट ऑफिस की टर्म है। पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जहाँ पर आप चाहो तो अपना लेटर कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करवा सकते हो, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आप उसे वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिस टाइम के लिए आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर क्या किया है, स्टोर किया है, उस टाइम को बोला जाता है पोस्टे रेस्टेंटे, यानी कि अ डिपार्टमेंट इन द पोस्ट ऑफिस दैट कीप्स लेटर फॉर अ पीरियड टिल कॉल्ड फॉर, यानी कि कुछ समय के लिए जो अपने पास आपके लेटर्स रखता है, और वो समय क्या है, जब तक कि आप उन्हें वापस मांग नहीं लेते, या फिर जो भी डिसाइड किया गया था एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट मॉर्टम। मॉर्टम मतलब किसी के मरने के बाद या फिर किसी काम के हो जाने के बाद उसको एनालाइज करना, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस मेड आफ्टर डेथ और एन इवेंट इज होकर्ड, यानी कि जब काम हो चुका है उसके बाद आप ये देख रहे हो कि ये काम ऐसे क्यों हुआ, या कोई मरा तो क्यों मरा, या फिर कोई काम अगर खराब हुआ है तो ये काम खराब क्यों हुआ, दैट इज अ प्योर पोस्टमार्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी होता है कि एक्चुअल में देखने से ही जो चीज़ें दिख जाए, यानी कि प्राइमा फेसी मतलब आप बोलते हो ना कि पहली नज़र में तो सब सही लग रहा है, तो आपको वो जो पहली नज़र है वो क्या है, आपकी प्राइमा फेसी, यानी कि एट फर्स्ट व्यू ऑफ कंसिडरेशन इट इज़ प्राइमा फेसी अ गुड केस। देखने में तो लग रहा है कि एक अच्छा केस होगा, बाकी लेट्स सी, देखते हैं डिटेल में जाकर क्या होगा। तो प्राइमा फेसी क्या है, जब आप बिना ज़्यादा डिटेल में जाए पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन मतलब देख के जो आपको एक्चुअल में सही लगता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो का मतलब होता है जब किसी के फेवर में कुछ काम किया जाता है, स्पेशली वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, डोनेटेड, जैसे डोनेशन इज अ प्रो बोनो एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, प्रो बोनो यानी कि किसी के बेनिफिट्स के लिए कोई काम करना, और अगर आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, इज इन फ्री में कर रहे हो या उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो प्रो बोनो पब्लिको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफोमा। प्रोफोमा मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। प्रोफोमा तो आपने सुना भी होगा, किसी चीज़ का प्रोफोमा दे दे यार, फॉर्मेट दे दे, तो वो क्या है, आपने किसी चीज़ का पर्टिकुलर फॉर्मेट ले लिया। प्रोफोमा इज अगेन अ लैटिन वर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रोरेटा। प्रोरेटा आप लोग अपने +2 में अकाउंटिंग में सीख के आए होंगे, जब अलॉटमेंट होती है तो अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, अलॉटमेंट मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो इस तरह से आपने कुछ इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के केसेस में ये प्रोरेटा वर्ड्स काफ़ी बार सुना होगा। तो प्रोरेटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रेशन या फिर प्रपोर्शन, यानी कि जब बल्कि आपके ऊपर आ गई तो आपने ये देखा, जब बल्कि एप्लीकेशंस आई तो किसको कितने मिलने चाहिए, तो आपने सबको अपने प्रपोर्शंस में दे दिए कि एक्चुअल में इतने थे, इतने में से अगर वो इतने डिमांड कर रहा है हमसे तो हम कितना दे सकते हैं। तो आपने जितने भी हमारे पास आई एप्लीकेशंस उनसे और जितने हमारे पास अवेलेबल थे फॉर द अलॉटमेंट, उन सब के बीच का एक प्रपोर्शन निकाला, यानी कि एक रेशियो निकाला। और वो जो रेशियो था वो कैसे था, प्रो राटा, यानी कि आपने प्रपोर्शन निकाला कि इतने को इतना देगा, यानी कि 1/3 देना है, 1/4 देना है, 1/5 देना है, तो इन प्रपोर्शन आपने दिया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेज। प्रोटेज का मतलब होता है अन हु इज अंडर प्रोटेक्शन, यानी कि किसी को प्रोटेक्शन दी गई है या कोई गाइडेंस के अंदर है, अपने सीनियर से गाइडेंस ले रहा है, तो वो जो बंदा जो गाइडेंस ले रहा है वो क्या है, वो प्रोटीज है। जैसे कि साउथ वियतनाम वॉज अ यूएस प्रोटीज। साउथ वियतनाम क्या है, वो यूएस का प्रोटीज है, यानी कि वो जो है यूएस से गाइडेंस लेता है टाइम टू टाइम। यूएस जो है उसका क्या है, गाइडर, प्रोटेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो क्या मतलब है, अ फेवर या फिर एडवांटेज गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग, यानी कि आपने किसी के लिए कोई काम किया, ठीक है, आपने किसी के लिए कोई काम किया, बदले में उसने आपके लिए कोई काम किया, तो उसने क्या किया, आपका जो फेवर किया वो किस वजह से किया, क्योंकि आपको उसे कुछ देना था, यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए काम किया, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, क्विड प्रो क्यो, ठीक है। कुछ काम करने के लिए आपने उसका कुछ काम किया और कुछ उसने आपका काम कर दिया, तो दोनों का बेनिफिट हो गया ना, इस हाथ ले और उस हाथ ले, तो वो है हमारा क्विड प्रो क्यो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइजन दे एट्रे। राइजन दे एट्रे का मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ थिंग्स एग्जिस्टेंस, यानी कि किस काम के लिए ये चीज़ एग्जिस्टेंस में है। कुछ या अगर कोई चीज़ आपके सामने है
तो उस चीज़ का कुछ तो होगा ना, कोई तो रीज़न होगा। आप ये लेक्चर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, उसका रीज़न क्या है, इस लेक्चर के एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है। आप CS बनना चाहते हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर अ थिंग्स एग्जिस्टेंस, कोई भी काम एग्जिस्टेंस में हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर रखी है तो वो क्यों रखी है, कोई तो रीज़न होगा उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास रेज्यूमे। रेज्यूमे होता है जनरली जब हम लोग अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग एक लेटर बनाकर उनको देते हैं, उस लेटर में अपनी डिटेल्स लिखते हैं। दैट पर्टिकुलर लेटर इज नोन एज रेज्यूमे। हम उसमें लिखते क्या है, हम उसमें समरी लिखते हैं, आज तक हमने क्या किया, यानी कि अपना नाम, अपनी क्लास, मतलब किस क्लास से हम पास आउट होके गए हैं, हमारी हॉबीज़ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो ये सब हम एक कागज़ पर लिखकर सामने वाले को दे देते हैं, जिससे बोला जाता है रेज्यूमे। रेज्यूमे के साथ एक और चीज़ है जो बड़ी फेमस है, दैट इज़ करिकुलम वाइटे, जिसको CV बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कई लोग सोचते हैं कि रेज्यूमे और CV इज़ द सेम थिंग, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट रहता है कि दोनों चीज़ें सेम है, अ समरी और अ करिकुलम वाइटे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो रेज्यूमे है वो समराइज्ड फॉर्म होता है करिकुलम वाइटे का, यानी कि CV का समराइज्ड फॉर्म होता है रेज्यूमे। जनरली ऐसा बोला जाता है, अगर आप आगे फ्यूचर में जाएंगे, जब आप अपने ओरिएंटेशंस प्रोग्राम अटेंड करेंगे ICSI इंस्टीट्यूट के साथ, तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि रेज्यूमे इज़ फॉर द बिगनिंग और CV फॉर द प्रोफेशनल्स या फिर फॉर एक्सपीरियंस्ड वंस। वो क्यों बोला जाता है उसकी डिटेल सुन लीजिए आप। आपको ये याद नहीं रखना कि रेज्यूमे बिगनर्स के लिए होता है और CV एक्सपीरियंस लोगों के लिए होते हैं, कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर कंटेंट। ठीक है, अगर आपका कंटेंट एक पेज में समाने लायक ही है तो आप CV बना ही नहीं पाओगे, आप रेज्यूमे ही बनाओ। रेज्यूमे इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मेट फॉर यू। ठीक है, CV उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कंटेंट ज़्यादा होता है लिखने का, तो चाहे वो फ्रेशर है, अगर आपके पास भी कंटेंट ज़्यादा है तो यू कैन प्रिपेयर अ करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे के अंदर क्या होता है, आप अपने पूरे डिटेल्स को, अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा कट टू कट पॉइंट में जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं रेज्यूमे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखना है कि मैंने इतने से इतने टाइम तक इस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया। ठीक है, यानी कि आपके वर्क एक्सपीरियंस को शो कर दिया आपने, तो दैट इज़ योर रेज्यूमे। बट जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं या फिर आप अगर अपने CV को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं उसमें, इस पॉइंट के साथ भी, यानी कि मेरे पास 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके साथ आप क्या लिखते हो, मैंने पर्टिकुलर किस किस फील्ड में काम किया, यानी कि किस किस फील्ड के लिए मैं एलिजिबल हूँ, किस किस फील्ड में आप मुझे कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बेटर रहेगा कि आप करिकुलम वाइटे बनाएं, यानी कि आप CV बनाएं। थोड़ा सा डिटेल्ड होता है एज कम्पेयर टू रेज्यूमे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं हम सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब होली ऑफ हॉलीज, यानी कि कोई ऐसी पवित्र चीज़ या फिर कोई पवित्र भावना, पवित्र किताब, उस चीज़ को बोला जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेरेटिम। सेरेटिम मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट, कि कम पॉइंट टू द पॉइंट बताओ आप मुझे कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। तो यानी कि एवरीथिंग इन डिटेल एंड इन एक्चुअल क्या हुआ था उसके लिए आप यूज़ करोगे सेरेटिम। ठीक है, अगेन एक लीगल वर्ड है ये भी और लैटिन लैंग्वेज से आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिने डाई। सिने डाई मतलब किसी काम को स्थगित करना और बिना उसका डेट अपॉइंट किए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्लास में बोलती हूँ कि दिस क्लास इज अर्जेंट, यानी कि दिस क्लास इज पोस्टपोन्ड, और पोस्टपोन्ड होने के बाद कब होगी ये मैंने आपको नहीं बताया, यानी कि किसी भी टाइम में कर सकती हूँ क्लास उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको कोई पर्टिकुलर टाइम तो दिया नहीं। तो जब मैंने आपको पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं तो आपको क्या पता कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका टाइम जो है अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो दिस काइंड ऑफ अर्जनमेंट इज नोन एज सिने डाई अर्जनमेंट, यानी कि जब आपको बिना बताए, बिना फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया आपकी क्लास स्थगित कर दी या पोस्टपोन कर दी, तो उस टाइम पर आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट क्लास कब है या नेक्स्ट सेशन कब होगा, तो तब जो आपकी अर्जनमेंट है वो क्या होगी, सिने डाई। घबराइए मत, अर्जन नहीं हो रही है मीटिंग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल था ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेज द रेजिस्टेंस। पेज द रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, किसी इंपॉर्टेंट काम के बारे में आप बात कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ क्रिएटिव वर्क या फिर मील, यानी कि जब आप किसी चीज़ को समझा रहे होते हो, किसी काम को समझा रहे होते हो, अपने काम को दिखा रहे होते हो, तो उसका कोई कोर एरिया होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप उसके बारे में बताना चाहते हो। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, पीस द रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो मतलब एज पर द कंडीशन या फिर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। द एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए यूज होता है आपका स्टेटस क्यो।
स्टेटस क्यो ऑन द बॉर्डर शुड बी मेंटेन, यानी कि जो बॉर्डर की आज की करंट कंडीशंस हैं उनको आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट, लेट इट स्टैंड एंड डू नॉट डिटेल। स्टेट यूज होता है कि जब आप किसी सिचुएशंस को मेंटेन करना चाहते हो, उसका स्तर नीचे नहीं होने देना चाहते, यानी कि लेट इट स्टैंड, इसको यहीं पर रहने दो और इसे रोको मत या फिर इसे नीचे ना आने दो, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप यूज़ करोगे स्टेट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबज्यूडाइज। सबज्यूडाइज इज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन या फिर देयरफॉर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिक डिस्कशंस, यानी कि कोई केस है जो आज कोर्ट में जा चुका है या फिर जिसके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है, जो ट्रिब्यूनल के पास जा चुका है, यानी कि वो केस कैसा है, प्रोसीडिंग के अंदर है। तो जब कोई केस प्रोसीडिंग के अंदर होता है तो उसको बोला जाता है कि दिस केस इज सबजुडाइज या दिस एक्ट इज सबजुडाइज, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स अभी इसके ऊपर चल रही है। एंड जिस केस के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है तो उसको पब्लिक में ओपनली डिस्कस करने से मना किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सनसनी केस होते हैं, सेंसिटिव केस होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कि पब्लिक में इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, या फिर जो स्कैम वाले केसेस होते हैं उसकी भी बाद में जब कंप्लीटली छानबीन की जाती है उसके बाद पब्लिक में कुछ ना कुछ मीडिया में आउट किया जाता है, उससे पहले वो जो केस होते हैं ओपन नहीं होते फॉर दी पब्लिक डिस्कशन। तो जो इस तरह के केसेस होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, सबज्यूडाइज, ठीक है। नेक्स्ट है सबरोसा। सबरोसा मतलब भरोसा करके कोई काम किया, यानी कि कॉन्फिडेंशियली या फिर डन इन द सीक्रेट, जो आपने छुपके से काम किया, जो आपको कंप्लीटली टॉप सीक्रेट के अंदर रखना था, कॉन्फिडेंशियली गुप्त तरीके से आपने कोई काम किया है, उसको बोलेंगे आप सबरोसा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्यू जेनरिस। स्यू जेनरिस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में, इन अ क्लास बाय इटसेल्फ, यानी कि किसी क्लास के बारे में आप जनरली बात कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे स्यू जेनरिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास समम बोनम। समम बोनम इज द मास्टरपीस या फिर अ चीफ गुड, यानी कि अल्टीमेट गुड। इसको आप अपना प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल ये है और उस प्रिंसिपल से आपके बाकी सारे काम ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो जो द समम बोनम है वो अल्टीमेट, जो टॉप क्वालिटी का चीज़ होता है उसको आप बोलते हो समम बोनम। उसके बाद जो सारे प्रिंसिपल्स या फिर सारे जो उसके सब पार्ट्स निकल के आते हैं वो अलग होते हैं। तो चीफ गुड्स मतलब टॉप मोस्ट चीज़, ठीक है, या टॉप मोस्ट क्वालिटी बोल दो किसी चीज़ की, टॉप मोस्ट प्रिंसिपल बोल दो किसी चीज़ का, या फिर विजन मिशन बोल सकते हो आप, क्योंकि वो उनका टॉप मोस्ट एक्ट होता है, टॉप मोस्ट गोल होता है या फिर फाइनल गोल होता है उनका, तो दैट इज समम बोनम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेरा इनकॉग्निशिया। टेरा इनकॉग्निशिया इज अ टर्म जब आप मैपिंग करते हैं, यानी कि जो लोग मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड का या फिर इंडिया का मैप अगर मैं बोलूँ तो वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको मापते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या सिचुएट है उसको एक पेपर पे लिख कर दिखाते हैं। तो जब आप पूरी धरती देखोगे तो कुछ एरियाज ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अभी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया है, यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर या फिर किसी भी एरिया के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि वो अननोन है, उसे किसी का भी पार्ट नहीं बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं मैपिंग नहीं की गई, मैप पे नहीं डाला गया उस एरिया को, तो उस एरिया को बोला जाता है एन अननोन टेरिटरी, क्योंकि वो मैप पे ही नहीं है। जो चीज़ मैप पे नहीं है मतलब अननोन है, उसे हम पहचानते ही नहीं कि ऐसी भी कोई ज़मीन है हमारे देश में या हमारी दुनिया में, तो दैट इज़ टेरा इनकॉग्निशिया, एन अननोन टेरिटरी, ऐसी ज़मीन जो भी जानी नहीं गई है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट है हमारे पास टोर द फोर्स। टोर द फोर्स मतलब अ नोटेबल फीट ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल, यानी कि कोई आपकी जो कम्प्लीटली एक कोर स्ट्रेंथ होती है या फिर ऐसी स्ट्रेंथ जो भी ध्यान देने योग्य है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं टोर द फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कोई काम आपके बियॉन्ड द सिलेबस है, बियॉन्ड द अथॉरिटी है, यानी कि कोई काम आपको करने के लिए बोला गया लेकिन आपको उसकी पावर नहीं दी गई, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ की पावर नहीं दी जाती और आप बिना पावर के भी कोई काम कर दो तो वो जो काम है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि अल्ट्रा वायरस कोई काम आपने किया है। अल्ट्रा वायरस मतलब आपके पास जिस काम को करने का अधिकार ही नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपने बिना अधिकार के भी कोई काम किया तो वो काम अवैध माना जाएगा और माना जाएगा कि ये काम अल्ट्रा वायरस हुआ है, यानी कि ये काम उस इंसान ने किया है, उसके द्वारा हुआ है जिसके पास उस काम को करने की क्या नहीं थी, अथॉरिटी ही नहीं थी, तो दैट एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बैटिम। वर्बैटिम इज वर्ड फॉर वर्ड। ये जनरली आप अगर अभी जब आपको लर्न करने के लिए बोला जाएगा चीज़ों को तो आपको बोला जाएगा कि मॉड्यूल की एग्जैक्ट लैंग्वेज लर्न करनी है, ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट फ्रॉम मॉड्यूल वर्बैटिम,
यानी कि शब्द बाय शब्द आपको वैसे ही लर्न करना है जैसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, क्योंकि लीगल लैंग्वेजेस को आप हेर फेर नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर लीगल लैंग्वेज होती है जो आपको लीगल लैंग्वेज की तरह ही पढ़नी होती है, यानी कि शब्द बाय शब्द पढ़ना होता है। तो वो जो शब्द बाय शब्द पढ़ने की एक्टिविटी है उसे बोला जाएगा वर्बैटिम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हम यूज करते हैं किसी के अपोजिट के लिए, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब कॉन्वर्सली, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, वाइस वर्सा यानी कि अदरवाइज इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूज होता है किसी चीज को अपोजिट में शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाइडली सेट। वाइडली सेट का मतलब होता है वन मोर फॉर्मल टर्म, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा फॉर्मली काम करता है, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें यूज होती है, फॉर्मल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हम वाइडली सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विस और विस। विस और विस कई जगह पर यूज होता है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं विस और विस लिखा होता है, यानी कि जब आप किसी दूसरी सिचुएशन के साथ किसी का कंपैरिजन करते हो तो पहली सिचुएशन विस और विस, उसके बाद दूसरी सिचुएशन यानी कि इन कंपैरिजन टू, इन रिलेशन टू, या फिर एज कंपेयर्ड विद, इन अपोजिशन, फेसिंग वन अनदर। जो एक दूसरे के सामने पोजीशन होती है, अपोजिट्स होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस या रिलेशन शो करने के लिए आप विस और विस वर्ड का यूज करते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विवा वोके। विवा वोके मतलब जो आपका मौखिक परीक्षाएं होती है या ओरल एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका वाइवा होता है उसको विवा वोके बोलते हैं। तो वो लेटिन वर्ड में क्या है, लेटिन वर्ड में विवा वोके, और इंग्लिश के अंदर उसका मीनिंग क्या है, एन ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास वॉक्स पॉपुली या वॉक्स डे, ठीक है। वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे मतलब वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड, यानी कि जो लोगों ने कहा वही भगवान की वाणी है। ये जनरली डेमोक्रेसी वर्ल्ड के अंदर यूज होता है कि जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जैसे होती है, तो वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड, क्योंकि जो जनता ने चुन लिया वही बाद में सत्ता के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जिजिस्ट। जिजिस्ट इज अ फीलिंग या फिर इज अ टाइम या फिर इज अ स्पिरिट। आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं, हम किसी को बोलते नहीं है ये उन दिनों की बात है जब हम स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तब हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो आप क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर पीरियड को या एक पर्टिकुलर एज को डिफाइन करते हैं उस टाइम किसी के सामने बात करते हुए। तो जब इन दिनों की बात है उसकी जगह आप एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे जिजिस्ट, यानी कि जिजिस्ट यानी कि हम उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। जिजिस्ट, उसके बाद सिर्फ नाम बताओ, जिजिस्ट स्कूल टाइम, ठीक है। डिफाइनिंग द स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड या फिर पर्टिकुलर एज। आप किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या यूज कर रहे हो, जिजिस्ट, ठीक है। ये कुछ लेटिन वर्ड्स थे हमारे पास। लेटिन वर्ड्स इतनी ही हैं हमारे सिलेबस में, तो ये लेटिन वर्ड्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और एब्रीवेशंस हैं इन्हीं लेटिन वर्ड्स के रिगार्डिंग, तो एब्रीवेशंस के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, एब्रीवेशंस क्या होते हैं, वैसे हम एक बार एब्रीवेशंस के कंसेप्ट कर चुके हैं। तो एब्रीवेशन क्या होता है, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड या फिर अ फ्रेज, ठीक है, जिसको हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। द एब्रीवेशन कम्स फ्रॉम लेटिन। जो एब्रीवेशन है वो खुद एक लेटिन वर्ड है, यानी कि एब्रीवेशन जो कहाँ से आया, लेटिन वर्ड से आया, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड या फिर फ्रेज। तो एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना, और ब्रीव का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। तो किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। While some people disagree, all methods of shortening words or phrases are subsets of abbreviation. ये क्या बोलते हैं, शायद कुछ लोग इस बात का यकीन ना करें, लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को जब हम एक वर्ड को छोटा कर देते हैं तो वो क्या है, एब्रीवेशंस का ही पार्ट है। ऑल दो मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट कर तो हम एब्रीवेशन ही रहे हैं ना। तो हम एब्रीवेशंस को क्या कर सकते हैं, कितने भी तरीके हैं एब्रीवेशंस को यूज करने के, शॉर्टन करने के किसी वर्ड को, सारे के सारे एब्रीवेशन के ही सबसेट्स हैं, यानी कि एब्रीवेशंस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्रीवेशंस व्हेन यूज्ड प्रॉपरली कैन इनहेंस कम्युनिकेशन बिकॉज दे एक्ट एज शॉर्ट हैंड। जब हम कई जगह पर एब्रीवेशंस यूज करते हैं तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो शॉर्ट हैंड बनते हैं। जैसे कि एटसेट्रा पूरा लिखना होता है, उसकी जगह हम ETC लिख देते हैं, ETC डॉट, तो वो शॉर्ट हैंड का काम कहीं ना कहीं करती है और हम लोगों का क्या, कम्युनिकेशन इफेक्टिव करती है, टाइम सेव करती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मोर मीनिंग इज कन्वेड इन लेस टाइम एंड फ्यूअर वर्ड्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द मैं बता पाऊंगी कम से कम समय में आपको, ठीक है। तो इसके लिए एब्रीवेशंस का यूज़ किया जाता है। तो एब्रीवेशंस की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो क्या होगी फिर, अ शॉर्टेंड फॉर्म। शॉर्टेंड फॉर्म क्यों, क्योंकि शॉर्टेंड वर्ब होता है एब्रीवेशंस का मतलब
shortened form of a verb or a phrase for a brevity in its place consisting of the first letter। या तो आप उसमें फर्स्ट लेटर यूज करते हैं या फिर फर्स्ट एंड फ्यू लेटर्स यूज करते हैं फॉलोड बाय अ पीरियड। फॉलोड बाय अ पीरियड मतलब फुल स्टॉप लगा देते हैं बाद में, जैसे कि एटसेट्रा में ETC डॉट। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि और भी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं एब्रिविएशंस के अंदर, तो हर किसी के साथ क्या लगाते हैं हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे डॉक्टर के अंदर DR डॉट, मिस्टर के अंदर MR डॉट। तो उस तरह से हम फुल स्टॉप लगा के उसको क्लियर करते हैं कि हम यहाँ पर एब्रिविएशंस यूज़ कर रहे हैं और इसका भी फुलर फॉर्म आना बाकी है। ठीक है, तो ये एब्रिविएशन की एक डेफिनेशन है। अब देखते हैं एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एब्रिविएशंस आर रेयरली यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। जो एब्रिविएशन यूज होता है वो बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज्ड होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल राइटिंग अलाउ नहीं करता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एब्रिविएशंस यूज़ करो। आप जब भी कोई फॉर्मल यानी कि किसी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लियरली सब कुछ फुल फॉर्म के अंदर होता है। वहाँ पर एब्रिविएशंस बहुत ही रेयर चांस आपको मिलेगा। एटसेट्रा की तो आपको मिल सकती है, यानी कि एब्रिविएशंस जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है या फॉर्मल राइटिंग्स होती है वहाँ पर इतनी कम यूज़ की जाती है, इतनी कम कि जो बिल्कुल ही मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट वेल नोन होती है सिर्फ वही एब्रिविएशंस आप यूज़ करते हो। उसके अलावा आप कोई भी एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, इन चीज़ों के लिए एब्रिविएशंस आप यूज़ करते हैं, या PhD हो गया, तो इन चीज़ों के लिए आप एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं। बट जनरली ज़्यादातर तरीकों में आप एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अननेसेसरी एब्रिविएशंस मेक्स द टेक्स्ट इरिटेटिंग। अगर आपको एब्रिविएशंस यूज करना इतना अच्छा लगा और आपने हर टेक्स्ट में अगर से 50 वर्ड्स है एक पैराग्राफ के अंदर, उस 50 वर्ड्स के अंदर अगर आपने 25 एब्रिविएशंस डाल दिए तो पैराग्राफ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी एब्रिविएशंस अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। कुछ जो मोस्ट फैमिलियर होती हैं उसको तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट जो मोस्ट फैमिलियर नहीं है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाने वाला है लोगों के लिए। ठीक है, तो इट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट टू मेक द राइटिंग ईजी टू रीड दैन टू सेव फ्यू सेकेंड्स। तो हमें क्या, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए, मेन एम क्या होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आए। तो हम अपने 2 सेकंड बचाने के लिए सामने वाले के 10 मिनट खराब कर दे तो हम एक पुअर राइटर होंगे, क्योंकि सामने वाले को समझने में वक्त लग रहा है, डिफ़िकल्टीज हो रही है, जबकि हमें लिखने में उतना वक्त नहीं लगा। तो हमें अपने कुछ सेकंड्स बचाने के लिए सामने वाले का दिन खराब नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है एब्रिविएशंस को यूज़ करना। It is far important to make the writing essay to read than to save a few seconds in writing out the complete word or phrase। ठीक है, आपको कुछ ही सेकंड लगते हैं अगर आप उसको पूरा फ्रेज लिखते हैं, लेकिन आपने एब्रिविएशंस यूज़ करके क्या किया, वो कुछ सेकंड्स तो बचा लिए, लेकिन अपनी राइटिंग को क्या कर दिया, अपनी राइटिंग को आपने पुअर कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हो, बट इन इनफॉर्मल राइटिंग, यानी कि जब अपने नोट्स बनाते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, उस टाइम पर आप एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग अ फॉर्मल राइटिंग, जैसे कि आप पेपर लिखते हो, ICSI भी अलाउ नहीं करता आपको कि आप शॉर्टर नोट्स के अंदर लिखो, शॉर्टर एब्रिविएशंस लगा कर करो काम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप एब्रिविएशंस यूज़ नहीं कर सकते, आप नहीं करो। उसके अंदर कितने यूज़ करो, वही एब्रिविएशंस यूज़ करो जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है। ठीक है, द रूल अबाउट यूजिंग दिस एब्रिविएशन इज़ वेरी सिंपल, डोंट यूज़ देम। ठीक है, तो एब्रिविएशंस का रूल क्या है, बहुत ही आसान है, यूज़ ही मत करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, देयर यूज इज ओनली अप्रोप्रिएट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ब्रीविटी इज एट प्रीमियम सच एज इन फुटनोट्स। यानी कि एब्रिविएशंस यूज़ करने के लिए भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर वर्ड्स को ज़्यादातर शॉर्टर फॉर्म में ही लिखा जाता है, बिगर फॉर्म में अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ का फुटनोट बनाना है तो वहाँ पर आप एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ वेरी पुअर स्टाइल टू स्पैटर योर पेजेस विद एब्रिविएशंस। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रो दिखाने के लिए क्या करते हैं, पूरे पेज को एब्रिविएशन से भर देते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी पुअर स्टाइल, क्योंकि आप वहाँ पर अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे, वहाँ अपने आप को आप बेवकूफ़ प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट प्रूफ नहीं कर रहे, आप अपने आप को वहाँ पर बेवकूफ़ प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एब्रिविएशंस लोगों के ही समझ में नहीं आने। लोग क्या करेंगे, पेज फाड़ देंगे, पता नहीं क्या लिख के बकवास चला गया वो। ठीक है, moreover it could be disastrous to use them without being quite sure of what they mean। और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक ही जो आपने एब्रिविएशंस बनाई उसका कोई और मोस्ट पॉपुलर मीनिंग हो सकता है। तो समटाइम्स क्या हो सकता है, आपने बिना जाने पहचाने किसी एब्रिविएशंस को यूज़ कर लिया तो वो आपके पूरे मीनिंग को ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो डिजास्टर यानी कि डिजास्टर हो सकता है आपके पूरे मीनिंग के साथ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है, इफ़ यू डू यूज़ वन मेक श्योर यू पंचुएट इट करेक्टली।
ठीक है। और अगर आप एब्रीविएशंस भी यूज़ कर रही हैं तो आप वहाँ पर अपनी पंचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। पंचुएशन मतलब वो कोमा, फुल स्टॉप, अंडरलाइन जो भी आप लगाना होता है, सेमी कॉलन, तो उस पंचुएशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पंचुएशंस तो आपको एज इट इज लगानी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ये। सेवरल ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज वर फाउंडेड इन द विक्टोरियन इरा। ये बोलते हैं कि बहुत सारी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज जो है वो विक्टोरियन के टाइम पर ही बन चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1851 में। ठीक है, ये एक फुल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी एब्रीविएशन इन्होंने यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेड फॉर्म है ये। उसके बाद एक और फॉर्म है, आप लिख सकते हो, बुराई नहीं है इसमें कोई, बट अवॉइड किया जाता है अगर आप क्या करते हो, अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी मैगजीन के लिए लिख रही हो। सेवरल ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज वर फाउंडेड विक्टोरियन इरा, यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रहा है, बट इसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल को कट डाउन करके E.G. कर दिया। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल को इसने E.G. लिख दिया। ऑल्दो हम बहुत कॉमनली इसे यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे रॉन्ग नहीं है, बट जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेजेस है वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जनरली मिनिस्ट्री के लैंग्वेजेस के अंदर भी वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली ही लिखा होता है FOREXAMPLE, वहाँ पर E.G. नहीं लिखा होता एग्जाम्पल के लिए। जो आप मिनिस्ट्री से कोई करते हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई डीलिंग करते हो वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ों को। ऑल्दो ये गलत नहीं होगा, अगर आपने यूज़ कर लिया तो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले, बट गुड लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। Okay. Next up, but this next version is disastrously wrong because the punctuation has been omitted. अब एक और देखते हैं, एक और इसने किया था और ये बिल्कुल गलत है। Several British universities is founded in Victorian era. यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने पंचुएशंस को मिक्स कर दिया। पंचुएशन मिस हो गई तो क्या होगा, आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। और आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ग्रामर का यूज करना आना चाहिए आपको। तो सेवरल ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज वर फाउंडेड इन विक्टोरियन एरिया। एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 1851। यानी कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी कब हुई थी? 1851 में इस्टेब्लिश हुई थी। जो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पंचुएशंस को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या बोलता है, यूजिंग एन एब्रीविएशन डजंट रिलीव वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ पंचुएटिंग द सेंटेंस। यानी कि अगर आप एब्रीविएशंस यूज करते हो तो आपको ये कतई हक नहीं बनता कि आप पंचुएशन को मिस कर सको। क्यों मिस करोगे, आप लगानी है पंचुएशंस तो। इफ वन अवॉइड्स एब्रीविएशन वन विल नॉट गेट दिस सॉर्ट ऑफ ट्रबल। यानी कि अगर आप पंचुएशन करोगे तो आपको ट्रबल नहीं होगी। जैसे कि वो होता है ना, रुको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, सिर्फ एक पंचुएशन का ही तो फर्क है। तो आप अगर पंचुएशंस को सही नहीं लगाओगे तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, observe it is usual to write abbreviations in italics but this is not strictly essentials। तो क्या बोलता है कि आपको वैसे तो जो abbreviations यूज कर रहे हो इटैलिक्स के अंदर या फिर कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखनी चाहिए, बट एक असेंशियल नहीं है। मतलब आपको एडवाइस है कि आप लिखो, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई स्ट्रिक्टली असेंशियल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। और जनरली बंदे लिखते भी नहीं हैं, जनरली लोग लिखते भी नहीं है इसे इटैलिक में, क्योंकि हम लोग जब हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उसी टाइम पर हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हैंड रिटन के टाइम पर उसको इटैलिक और बोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए जी। तो यानी कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब भी हम कोई एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं तो पहले ये देखो क्या वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। इफ़ नॉट तो डोंट यूज एन एब्रीविएशन इफ इट इज इजीली अवॉइडेड। यानी कि अगर इसको अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि एब्रीविएशंस का रूल क्या था, डोंट यूज देम। इन एन एब्रीविएशन यूज फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर इन द कन्वेंशनल वे। क्योंकि अगर आप एब्रीविएशंस भी यूज कर रहे हैं तो जहां पर कैपिटल लेटर यूज होना था वहां पर कैपिटल लेटर यूज किए, जहां फुल स्टॉप यूज होना था वहां फुल स्टॉप आप कंप्लीटली यूज किए। यानी कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकते, जो भी आपका प्राचीन काल से चलता आ रहा है। जैसे कि वो होता है ना कि फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल होता है, तो आप कैपिटल फुल स्टॉप प्रॉपरली यूज कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पंचुएट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली। और बाकी सेंटेंस के अंदर पंचुएशन बिल्कुल वैसे यूज होगी जैसे कि होती आती है, अगर आप एब्रीविएशंस यूज ना करते तो। ठीक है, तो यानी कि आपको अपनी पारंपरिक ग्रामर भाषा का मान रखना है, पंचुएशंस का ध्यान रखना है, और हो सके तो एब्रीविएशंस को यूज नहीं करना। ठीक है, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए एब्रीविएशंस यूज करने के लिए। ठीक है, तो 3 बातों में सबसे पहली बात तो क्या है, अवॉइड करो, एब्रीविएशंस यूज भी मत करो। अगर करनी पड़ गई तो पारंपरिक ग्रामर का ध्यान रखो, और उसके बाद हर एक सेंटेंस के अंदर जो भी पंचुएशंस लगेंगी वो लगाओ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कुछ एब्रीवेशंस है हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स है लेटिन एब्रीवेशंस के, जैसे कि एडी और बीसी। अगर आप ने पुराने टाइम के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एडी या बीसी लगता था। तो एडी इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब अब यूज टू द डेट ईयर बाय रेकॉर्डिंग द डेट ऑफ क्रिस्ट बर्थ एज अपोज टू बीसी द ईयर बिफोर क्रिस्ट। एनो डोमिनी मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि एडी और बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, जब भगवान क्रिस्ट पैदा ही नहीं हुए थे, उससे पहले का जो ईयर था, उससे पहले का जो टर्म था, उसको हम B.C के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और जब क्रिस्ट पैदा हो गए थे, ठीक है, और जब क्रिस्ट पैदा हो गए थे तो उसको बाद में हम क्या करते हैं, एडी यानी कि क्रिस्ट, यानी कि जब भगवान का जन्म हो चुका था उसके बाद का जो टेन्योर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडी के साथ। क्लियर है? चलो जी, उसके बाद है नेक्स्ट सी बोले तो सरका बोले तो अप्रोक्सीमेट मतलब कि देखते हैं अराउंड क्या है, कि लगभग इतना तो होगा ही। यूज्ड बाय हिस्टोरियन टू शो दैट अ डेट इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज द वर्ड मीन्स अराउंड, एट इट समटाइम्स एब्रीवेटेड एज सी, या तो सी डॉट या फिर सी। तो आप इस तरह से उनको एब्रीवेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एटसेट्रा का मतलब होता है, अभी और भी है लाइन के अंदर, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है इसलिए आप सारों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप क्या लिख देते हो, एटसेट्रा, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली वर्ब है जो हम बच्चे यूज करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। तो क्या बोलते हैं कि नॉट दैट सिंस एटसेट्रा ऑलरेडी मीन्स, कि एटसेट्रा का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन, इसलिए जब आप उसको लिखते हैं तो आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं होती एटसेट्रा से पहले, ठीक है। हम यही लिखते हैं ना कि कोई भी लिस्ट लिखी उसके बाद लास्ट में कॉमा लगा के एटसेट्रा, हम एंड एटसेट्रा नहीं लिखते, क्योंकि एटसेट्रा इटसेल्फ मीन्स एंड सो ऑन, ठीक है। एटसेट्रा के अंदर इंक्लूडेड होता है आपका एंड, इसीलिए हम उसको सिर्फ ETC ही लिखते हैं, एंड ETC नहीं लिखते। चलिए नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स है, कुछ आपके जो एब्रीवेशंस करके यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जैसे कि EG इज एन एग्जाम्पल, यानी कि EG इज एन एब्रीवेशन फॉर एग्जाम्पल के लिए, लिटरली फ्री एज एग्जाम्पल, यानी कि किसी चीज़ को, ग्रेशिया का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी टर्म के अंदर कुछ देना। तो जब आप किसी चीज़ को फ्री देते हो मतलब एज एन एग्जाम्पल फॉर एन यूज, तो उसको बोला जाता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। और उसको एब्रीवेशंस के अंदर आप क्या लिख सकते हो, E.G लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव न्यूमरस प्रॉब्लम्स टू डील विद बिफोर इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज, E.G द ट्रेड डेफिशिएंट, मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटीज, यानी कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व आउट करने के लिए, ताकि हम लोगों का वेलफेयर कर सके, वेलफेयर पॉलिसीज बना सके, यानी कि ट्रेड के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको कर सकते हैं, मेडिकेयर, मेडिकल साइंस के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल ग्रेशिया के लिए E.G, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का पढ़ रहे थे, जिसको बैड फॉर्मेट बोला गया था, बैड लैंग्वेज बोला गया था, ठीक है। आगे है हमारे पास दैट इज, यानी कि I.E का जो फुल फॉर्म है दैट इज IDS, यानी कि दैट इज मोर प्रिसाइसली। दैट इज मोर प्रिसाइसली का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके साथ IE लगा के हम उसको और डिफाइन करते हैं। तो यानी कि जब किसी चीज़ को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना हो, यानी कि मोर प्रिसाइज करना हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं I.E। इट इज़ कॉमनली यूज टू रिफाइन अ स्टेटमेंट, यानी कि हम किसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा बताना चाहते हैं तो हम वहाँ पर दैट इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है Karan's wife always manage to turn conversation towards job। तो करण की जो वाइफ है वो क्या करती है, हमेशा कन्वर्सेशन को जॉब में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि क्या कर रही है वो, यानी कि वो पॉसिबिलिटी दे रही है वर्किंग आफ्टर द मैरिज, यानी कि उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी है या फिर वो क्वालिटीज़ हैं कि शी कैन वर्क आफ्टर मैरिज टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास SIC जब हम यूज़ करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी स्पेलिंग एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिकेट्स अ मिस स्पेलिंग और एरर इन अ क्वोटेड सोर्स, या फिर इन ऑर्डर टू वेरीफाई टू द रीडर दैट द रिसर्चर डिडंट क्रिएट अ टिपोग्राफिकल एरर but instead exactly reproduce the way the word or statement appeared in the original matter। यानी कि SIC कब यूज होगा, जब आपको क्या कोई राइटिंग लिखनी है, ठीक है, आप कोई कॉन्टेक्स्ट लिखते हो तो हम वो कोटेड कॉमास लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो एज इट इज स्पीकर ने बोला है वही हम डायरेक्टली लिख देते हैं उसके अंदर, यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो एज इट इज उसने बोला वही आप लिख दो। तो सिक यूज होता है किसी चीज को दिखाने के लिए कि ये क्या है, ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये ऐसा उसने बोला था, चाहे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, चाहे कितना ही गलत हो, मैं इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये कोटेड टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट यही थे, ठीक है।
तो चाहे वो मिस्टेक वाले हों, आपको एज इट इज़ ही लिखना है, और एज इट इज़ लिख के आप उसके पीछे SIC लिख सकते हो, यानी कि एज द ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर एज द ओरिजिनल मैटर इट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास PhD। PhD इज फिलोसफी डॉक्टर या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, इट कैन रेफर टू द इंडिविजुअल एज एन टाइटल और टू द डिग्री। तो ये आप जानते भी होंगे, जब बंदा PhD कर लेता है तो उसके नाम के आगे उसे डॉक्टर लिखने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि वो फिलोसफी ऑफ डॉक्टर यानी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल इज अ PhD, उन्होंने PhD की हुई है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, विजय अग्रवाल अर्नड हिज PhD इन आर्ट हिस्ट्री। ठीक है, वो एक और एग्जाम्पल है PhD का। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास VS डॉट, यानी कि यूज होता है वर्सेस। ये कब होता है, जब एक पार्टी दूसरी की पार्टी के साथ लड़ रही हो, जैसे कि आप मैच देखते हो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसके अंदर V डॉट लगाया जाता है। अगर यहाँ पर लीगल लैंग्वेज के अंदर जो केस चल रहा होता है तो उस केस के अंदर दो पार्टीज के बीच में V आ जाता है, V डॉट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन। ठीक है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी, ये केस लो है, तो जहाँ पर सैलोमन और सैलोमन कंपनी के बीच में केस चल रहा था तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। ठीक है, तो वो दो पार्टीज के बीच में जो केस चल रहा होता है, दो पार्टी की फाइट को शो करने के लिए हम नीच में क्या दिखाते हैं, वर्सेस। यानी कि वर्सेस का मतलब क्या होता है, टर्न्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आप लड़ रही हो। ऑफन यूज्ड इन एब्रिविएशन फॉर लीगल ट्रायल्स थ्रो वर्सेस इज द मोर कॉमन। और अब जबकि लीगल केसेस होते हैं तो दो पार्टीज के बीच में वर्सेस लगा दिया जाता है कि कौन लड़ने वाला था और किसके खिलाफ केस लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ रॉ वर्सेस वेड द सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली डिसाइडेड दैट अबॉर्शन वाज अ मेडिकल राइट। जैसे कि रॉ वर्सेस वेड, केस किसके बीच में था, रॉ और वेड के बीच में। जजमेंट किसकी आई, सुप्रीम कोर्ट की, कि अबॉर्शन आपका एक मेडिकल राइट है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास AV। AV इज एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉनेटरी वर्थ ऑफ द रुपी इज फिगर्ड AV द प्राइस ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसकी मॉनेटरी वर्थ निकाली गई है। यानी कि गोल्ड की प्राइस के अकॉर्डिंग ही, तो गोल्ड जब बेचोगे आप कितना प्राइस मिलेगा आपको, तो मॉनेटरी वर्थ उसकी निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन एब्सेंशिया। इन एब्सेंशिया का मतलब होता है इन एब्सेंस, जिसको बोला जाता है I.A इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, with further evidence IA it is impossible to provide a definitive answer। यानी कि हमारे पास एविडेंस है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इट्स इम्पॉसिबल टू से एनीथिंग, तो हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, जनरली जब आप लीगल लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो वहाँ पर इस एब्रिवेशंस को यूज़ नहीं किया जाता, इन एब्सेंस क्लियरली बोला जाता है या फिर इन एब्सेंशिया बोला जाएगा। I.A इज़ अ वेरी पुअर वे टू यूज़ द इन एब्सेंस टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है MS डॉट। MS डॉट होता है मैन्यूस्क्रिप्टम। मैन्यूस्क्रिप्टम इज अ स्क्रिप्ट या फिर डॉक्यूमेंट जो कब बनाया गया था, पुराने टाइम में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम प्रिंटेड नहीं होते थे, या तो वो लिखते थे या फिर वो ड्राइंग से समझाते थे। तो वो जो पुराने वाली या हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उनको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्टम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्टम। पोस्ट स्क्रिप्टम मतलब स्क्रिप्ट के बाद, ये करंटली यूज होता है, यानी कि लास्ट मिनट में जो आप एडिशन करते हो वो होता है आपका पोस्ट स्क्रिप्टम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट्स ऑल फॉर नाउ, अब तक के लिए इतना ही, टेक केयर लव तरुण। अपना उसने लेटर खत्म कर दिया, उसके बाद उसे याद आया कुछ और भी लिखना था, तो PS पोस्ट स्क्रिप्टम वो क्या लिख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू राइट मी बैक, मुझे दोबारा लिखना मत भूलना, यानी कि मुझे चिट्ठी लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखना भूल गए थे, तो लास्ट मिनट एडिशंस को बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्टम एडिशंस। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एब्रीवेट हमें नहीं करना चाहिए, जनरली नहीं करना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करना चाहिए। तो इन द फॉर्मल प्रोज इट इज अनडिजायरेबल टू एब्रीवेट वर्ड सिंपली टू सेव स्पेस, टाइम और एनर्जी इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड सच थ्रो को थ्रो ही लिखेंगे, पूरा नाइट को पूरा नाइट ही लिखेंगे। ये आपके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस में चल सकता है, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में चल सकता है, फॉर्मल लैंग्वेजेस में नहीं चल सकता। ठीक है, डेज ऑफ द वीक हो गया या मंथ हो गया तो वो आप पूरा का पूरा लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में ही एब्रीवेशंस यूज ना कीजिए अनटिल अनलेस वो मिस्टर या मिस वाली एब्रीवेशंस ना हो, या फिर किसी के टाइटल वाली प्रीफिक्स वाली एब्रीवेशंस ना हो। ठीक है, people's name unless those abbreviations have come to be accepted as nicknames for those particular individuals। यानी कि आप कौन से वाले एब्रीवेशंस यूज कर सकते हो, लोगों के नाम के लिए आप एब्रीवेशंस यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उस केस के अंदर आप एब्रीवेशंस यूज कर सकते हो इफ दोज एब्रीवेशंस आर नोन एज द निकनेम्स, यानी कि किसी का निकनेम बन ही चुका है। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
कोर्सेज सच एस इको और पोल साइंस। आपने देखा होगा कभी आपके स्कूल या कॉलेजेस के अंदर इको नहीं लिखा होता था, वहाँ पर इकोनॉमिक्स पूरा लिखा होता था। आपकी बुक्स के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स पूरा लिखा होता है। इको, पोल साइंस, ये जो अब्रिविएशंस है ये हमने अपने शॉर्ट फॉर्म के लिए बनाए गए हैं, अपने सहूलियत के लिए बनाए हैं। किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज में कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होते, तो किसी भी कोर्स के लिए आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो गाइडलाइंस है आपके लिए कि कौन सा एब्रीवेशंस यूज़ करना है, कौन सा एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करना, कहाँ पर काम करना है और कहाँ पर काम नहीं करना। इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये चैप्टर अब खत्म होता है। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके एब्रीवेशंस आए थे, जितने भी सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, इडियम्स आए हैं, प्रोवर्ब्स आए हैं, कुछ लोन वर्ड्स आए हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, लर्न करने की कोशिश करना जितने मैक्सिमम आप कर सको। और लोन वर्ड्स तो आपको ज़रूर लर्न करने हैं, करने ही चाहिए आपको, क्योंकि आपके फ्यूचर तक आपके साथ रहने वाले हैं। लीगल लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड्स आपको हमेशा परेशान करेंगे कि इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था। तो ये लोन वर्ड्स तो आप बहुत अच्छे से करना, और बाकी सब भी आपको लर्न करना है। कोशिश करना है कि आप सारी की सारी चीज़ें रिटेन कर पाओ, बार बार उसे पढ़ते रहो, बार बार दोहराओगे कोई चीज़ तो ही आपको याद रहेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।